हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छे से चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमने 10 लाइव मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए कराने का वादा किया है, जिसका सेकंड लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं दिया वो आज भी जाके मॉक दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉक को लगभग 14,000 से ज्यादा लोग अभी दे चुके हैं और जो लाइव मॉक माना उसे 20,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं अब तक। ठीक है, तो एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही एसएससी के एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस की भी वो भी देख लेना, क्योंकि दोनों के पेपर टीसीएस नहीं बनाए थे, तो आपके लिए वो भी रेलिवेंट होंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रेलवे की, जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया जिसमें आप जनरली फंसते हैं, उसके सारी डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल मैंने करा रखी है। तो आप आरबी करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बाकी इस मॉक में आपका स्कोर कितना है वो बताइए, पिछला मॉक दिया था तो उसमें कितना था ये बताइए, और ओवरऑल मॉक का लेवल आपको कैसे लगा इसके बारे में बताइए। सेफ स्कोर बताऊंगा तो ये भी बताना कि आपका सेफ स्कोर से ऊपर है या नीचे है। ठीक, देखो कैसे देना है मॉक। आरबी की वेबसाइट rblearning.com पे जाके फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे और उसके अंदर यहाँ पे एनटीपीसी के आपको मॉक्स दिख जाएंगे, वो आप दे सकते हो। सारे मॉक का शेड्यूल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही लाइव मॉक 2 बंद होगा आपका लाइव मॉक 3 स्टार्ट हो जाएगा, 3 बंद होगा तो 4 स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने शेड्यूल किए हुए 10 के 10 लाइव मॉक, जो कि आपके 4 जून तक चलेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले तक। टेलीग्राम चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर पेपर सब्जेक्ट वाइज। अभी एसएससी के 2020 से 24 तक के मैंने सारे सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस की पीडीएफ डाल दी थी। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं डालता रहता हूँ। अभी सीजीएल का लाइव टेस्ट आज कंडक्ट हो रहा है, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे देना है, क्या सारी चीजें, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। ऐसे एनटीपीसी के सारे पेपर जीके वन लाइनर फॉर्मेट में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सब मिल जाएगा वहां पे। उसके बाद एनटीपीसी के अगर हम मॉक टेस्ट पे आते हैं तो 10 फ्री जो मॉक टेस्ट होंगे वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में कंडक्ट कराए जाएंगे आपके। इस मॉक को लगभग यहाँ पे 13,500 बच्चों ने दिया है। इनका क्विक एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ज्यादातर लोगों का स्कोर जो था ये 51 से 60 की रेंज में आ रहा था। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पे मिला ही है। मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं। अगर हम लोगों के स्कोर को देखें यहाँ पे, तो एवरेज स्कोर इस मॉक में गया 52.8। जो पिछला मॉक था उसके अंदर जो एवरेज स्कोर गया था वो हमारा गया था 51.9 समथिंग, तो मतलब 52 उसमें था, इसमें 53 है। तो लेवल हमने मेंटेन रखा है। यहाँ पे एक नंबर का ही फर्क आएगा, तो सेफ स्कोर भी लगभग सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, मीडियन स्कोर 56.4 है। टॉप 15 के स्कोर पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कितने लोग कितने से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डेटा के थ्रू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इतने लोगों ने मॉक दिया है, तो 70 या 70 से ज्यादा स्कोर लाने वाले यहाँ पे 1209 है। 60 या 60 से ज्यादा स्कोर लाने वाले यहाँ पे 5085 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली पिछली बार जब हम मॉक दे रहे थे तो उसके अंदर जो रेंज थी ना हमारी, उसमें ऐसा हो रहा था कि जो मीडियन स्कोर है वो ज्यादा जा रहा था, मतलब ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे थे अच्छे खासे। हालांकि एवरेज में बदलाव नहीं आया, लेकिन ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों में बदलाव आया। इसमें लोग 70 से ऊपर स्कोर करने वाले कंपेरेटिवली कम है पिछले मॉक के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम परसेंटेज देखें तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सेफ स्कोर इसका बता पाना मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया, रीजन टू रीजन, कैटेगरी वाइज सारी चीजें बदलती हैं। पिछली बार 2019 में जो पेपर हुआ था, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मिनिमम जो गई थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए ग्रेजुएट लेवल पे, वो लगभग इतनी गई थी। ठीक है, और इस बार तो कंपटीशन ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो सेफ स्कोर हो सकता है, देखो अगर एक मिडल से अच्छे जोन में जाना है तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का इतना हो सकता है, क्योंकि इस मॉक के अंदर हमारे क्या था, जो ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स कम थे, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट में है ना, हमें स्कोर घटाना पड़ेगा। इसमें आप सभी स्कोर्स में क्या कर लो, पिछले मॉक का सेफ स्कोर ये था, इसमें कम से कम आप -2 या -3 आराम से कर सकते हैं। इतना भी आ गया आपका तो आप क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी लाइव मॉक 3 मंडे को होगा और सीजीएल का लाइव टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हो तो जाके मॉक दीजिए आरबी की वेबसाइट पे। ठीक है, उसका भी एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा मंडे को। अभी तक 15 मॉक सीजीएल के लाइव कराए हैं, उनका क्विक एनालिसिस आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। चलिए मैथ्स के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा मॉक प्रीवियस ईयर बेस्ड था ये भी मैथ्स का। आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2 - √3, ये x + y √3 के बराबर है। तो हमें बताना है कि भाई x y का मान क्या होगा। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमें इसे सॉल्व करके क्या करना पड़ता है, मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा पहले, फिर ये मेरे पास समथिंग प्लस फिर एक इंटीजर वैल्यू, उसके बाद √3 की फॉर्म में आएगा। उसे सोल्व करके हमें क्या बताना पड़ेगा, अपना आंसर बताना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे 5 + 2√3 है, तो हमें पहले इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। 2 - √3 को ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा। जैसे 5 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2 - √3, तो इसे इधर भी ऊपर भी 2 + √3 और नीचे भी 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे a + b a - b बनेगा, तो a² - b², तो नीचे 2² - √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो ये यहाँ पे जाके एलिमिनेट हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 1। अब ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन से बनेगा वो हमें देखना है। अब हमें यहाँ पे x + y√3 ऐसी फॉर्म में लेना है, तो पहले वो वाली वैल्यू जिसमें √3 का कंपोनेंट नहीं आएगा वो निकालेंगे। वो कहां से मिलेगा? जैसे 5 को 2 से करूंगा तो ये आ गया 10, और दूसरा कहां से मिलेगा? आप कहेंगे सर 2√3 को अगर √3 में करोगे तो 2 × में 3 हो जाएगा 6, ठीक। तो ये तो वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 16, चारों ऑप्शन में 16 किस में दे रखा है मेरे पास? x की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आंसर आएगा। बाकी जो वैल्यूज में आप करोगे, जैसे 5 को √3 से करोगे तो 5√3, और यहाँ पे 2√3 को 2 से करोगे तो 4√3, तो 5√3 + 4√3 ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 9√3। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे 16 + 9√3 डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये हो गया मेरे पास x और ये 9 हो जाएगा y, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी ये, ठीक है। बाकी आपने अगर खाली एक का भी मान निकाल लिया, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन डिफरेंट थे ना, तो √3 के अलावा वाला जो पार्ट है अगर हमने उतना भी निकाल लिया तो वहीं से हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था। अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे दे रखा है हमें 40% ऑफ a - b बराबर है 20% ऑफ a + b, हमें बताना है b कितना प्रतिशत है a का। तो सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है ऑफ का तो मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 20% से 40% को काटूंगा तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2a में से a को घटाऊंगा तो मेरे पास इधर बचेगा a, और यहाँ पे b है, 2 भी उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3b। हमें बताना है b कितने परसेंट है a का, तो b/a करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1/3। अगर मेरे को परसेंटेज में बताना है तो इंटू में 100% कर देंगे, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 100/3%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, खत्म। अगला सवाल हमारे पास कहता है जो न्यूमरेटर है ना एक फ्रैक्शन का, वो डिनोमिनेटर से क्या है? 2 कम है, तो डिनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर -2। आगे कहता है अगर हम क्या करें, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दें, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा 1/3। आपको बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब इसका मान आपको निकालना है। बेसिक इक्वेशन है, इजीली सोल्व करके निकाल सकते हैं, वरना आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी बड़ा इजीली हो जाएगा। जैसे पहली स्टेटमेंट दे रखा था कि भाई मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 छोटा है। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 छोटा है? क्या 2 छोटा है? क्या 2 छोटा है? नहीं, यहाँ तो 4 छोटा हो गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ 4 छोटा हो गया, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से आंसर, फिर दूसरी क्वेश्चन वाला आप ट्राई करोगे, फिर चेक करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कई बार अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया तो ऑप्शन से बेस्ट है, वरना आप इसे सोल्व भी करेंगे तो कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपने क्या कहा, न्यूमरेटर में 2 घटाया और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया, तो 5 में 2 घटाया तो बचा 3, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया तो 9। क्या बनना चाहिए फ्रैक्शन? 1/3 बनना चाहिए, 1/3 ही बन रहा है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन की मदद से। बेसिक से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कर लो d - 4 डिवाइडेड बाई d + 2, ये आया 1/3। आप देखेंगे यहाँ पे d बनेगा, यहाँ पे 3d में से d को घटाऊंगा तो 2d बचा। इधर मेरे पास यहाँ पे जाके 2 और 4 3 12, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2 + 12 यही आएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे d का मान 14/2 दैट इज 7। अगर d 7 हो गया तो ऊपर कितना बनेगा? ये 5 बनेगा, तो 5/7 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस फास्ट करना अगर कैलकुलेशन करनी है तब भी। अब देखो ये कितना आसान सवाल एग्जाम में पूछा गया प्रोबेबिलिटी का। कहता है कि 5 सेल्समैन है A B C D और E, ठीक है। इन्हें कंसीडर किया जाता है एक 3 मेंबर ट्रेड डेलीगेशन के लिए, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। हमें बताना है कि A सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब 5 लोग हैं, 5 सेल्समैन हैं, इनमें से 3 लोग क्या करेंगे? कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। तो उन तीनों में से A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो आप कहेंगे सर डायरेक्टली करना है, तो टोटल कितने लोग हैं मेरे पास? 5। कितने को सिलेक्ट करना है? 3 को सिलेक्ट करना है। तो यही मेरी 3/5 किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इन 5 में से सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 3/5 रहेगी। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जब कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं तो उसमें हम कॉम्बिनेशन वाला यूज करते हैं कि आप कहेंगे सर 5 लोग हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं 3, तो कितने तरीके होंगे कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करें। आप कहेंगे सर 5C3, 5 में से 3 को चूज करना है। अब ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे सर एक तो ए है तो एक में से एक को चूज कर लेते हैं, 1C1। अब बचे कितने मेरे पास, यहाँ पे 4 बचे, 4 में से कितने चूज करें, 2, बाकी 2 कोई भी आ जाए, तो आप कहेंगे सर 4 में से 2 चूज कर लो, और एक हमने क्या कर दिया, ए को फाइनल कर दिया। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने डिटेल्ड क्लासेस में बहुत डीप में कराया, ये क्वेश्चन भी इवन मैंने आपको करा रखा है क्लासेस में ही, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला रूल लगाएंगे तो मेरे पास क्या होता है, अगर NCR दे रखा हो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 4 है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये जाएगा इनटू में जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाए, n और r बराबर हो जाए ना, तो उस केस में ये वाली वैल्यू आती है मेरे पास 1, ठीक है। आप यहाँ पे पुट करना चाहो तो कर सकते हो 1 1 और 1 माइनस 1 0 होता है, 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा ये 1 ही होता है, ठीक है। अब 5C3 में करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल, यही आएगा। अब इनमें से जैसे कुछ चीजें कट जाएंगी आपकी, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से तो ये 2 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, इसे एज इट इज रख लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास 2 फैक्टोरियल है, इसे डिवाइड किससे करना है, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसे सिंप्लीफाई कर लो। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों लिखा इस तरीके से, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, मेरे पास क्या बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, तो 3/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, बाकी आप ये चीज भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मुश्किल सवाल बनता है या मल्टीपल फैक्टर्स आपसे पूछे जाते हैं तो आपको फिर बेसिक से जाना पड़ेगा, वो अप्रोच ही है। हालांकि इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर मार्क कर सकते थे। अगला सवाल मेरे पास क्या दे रखा है, एक आर्टिकल को दो हाथों से गुजरते हुए अगर बेचा जाए तो उस पर 38% का गेन होता है जिस ओरिजिनल प्राइस पे। पहला पर्सन अगर उसे 15% के गेन पे बेचता है तो आपको बताना है कि दूसरा पर्सन उन्हें कितने परसेंट पे गेन पे बेचेगा। मान लो मेरे पास एक आर्टिकल का कोई प्राइस दे रखा है ये, ठीक है। पहले इसे कुछ एक प्राइस पे बेचा गया होगा, से मान लो 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया, यहाँ पे कुछ वैल्यू बनी, फिर इसे मान लो X% के प्रॉफिट पे बना बेचा गया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू बनी, और जो ये वाली वैल्यू है ना, पहले इस प्राइस से इसने बेचा इस वैल्यू पे, फिर इसने बेचा X% गेन पे इतने पे, तो जो हमारे पास नेट गेन निकल के आया वो कितने का आया, 38% का आया। तो हमें बताना है इस X का मान क्या होगा। तो आपको पता है 2 सक्सेसिव इंक्रीज हो रहे होंगे, एक 15% का और ये भी कुछ इंक्रीज हो रहा होगा, तब जाके 38 बना होगा। तो हमारे पास इस केस में फॉर्मूला क्या होता है नेट चेंज का, A प्लस B प्लस AB डिवाइडेड बाई 100। ये हम पढ़ के चलते हैं, ये नेट इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। आप ये बताओ मेरे को भाई 15 है, 15 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाऊं कि 38 जा सके। तो आप कहेंगे सर 15 में पहले तो अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू या 10 या 12 लूंगा तो 15 प्लस 10 25 या 15 प्लस 12 27 के आसपास आएगा, फिर 15 इंटू 12 भाग 100 करूंगा तो वो छोटी वैल्यू बनेगी। तो ये दोनों तो मैं देखते ही इग्नोर कर सकता हूं कि ये नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें जो प्रोबेबल आंसर होगा बचे 18 और 20। भाई किसे चेक करना आसान है, 20 को चेक करना आसान है। आप कहेंगे सर 15 अगर ये है तो यहां पे अगर मैं 20 रख दूं तो 35 हो गया, 15 इंटू में 20 करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, 300, 300 भाग 100 करूंगा तो 3 मिलेगा, तो 35 और 3 38 क्या बन रहा है, तो यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर ऑप्शन की मदद से कर देना है कि भाई यही आंसर आएगा। अगर आप 18 भी रखेंगे 15 इंटू 18 करके, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी, आपका आंसर पॉइंट में नहीं है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 18 को, ये चीज भी अगर आपने देख ली तो आंसर वैसे ही खत्म हो, क्वेश्चन का आंसर वैसे आ गया आपके पास। क्लियर है ये चीजें, नहीं है वरना वैल्यू रख के करना चाहो तो 15 प्लस x प्लस 15x डिवाइडेड बाई 100, ये किसके बराबर आया, ये 38 के बराबर आया। आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तब भी मिल जाएगा, 15 इधर घटा लूंगा तो ये बचा 23, और यहाँ पे 100 प्लस 15 115x भाग 100, और यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ से काटूंगा 5, 5 से 100 को काटूंगा 20, तो x का मान आ गया 20। तरीका एक ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है एक और, कि मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है, इनिशियल प्राइस मैं मान लेता हूँ 100 है,
पहले हमने 15% के गेन पे बेचा तो 115 भाग 100, फिर मैं मान लेता हूं उसे x% के गेन पे बेचा तो कितने का बेचेगा, आप कहेंगे सर नीचे 100 आएगा, ऊपर 100 प्लस x आएगा, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर, 38 का गेन हुआ है तो 138 का फाइनली बिचा है। इसे सोल्व करके आप आंसर निकाल लो तो यहाँ पे भी आपको x20 मिल जाएगा। ये कोई भी तरीके आपको करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को ओरली पढ़ते ही मैंने बताया ऑप्शन की मदद से करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन दिमाग में रखो। पिछले मॉक में भी इस तरीके के सवाल आया था, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। कहता है कि एक पिलर को हमने क्या करा, 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। जो पहला पार्ट है वो 1/4 था पूरे का, दूसरा पार्ट जो है वो 4/8 था फर्स्ट का, और हमें अगर थर्ड पार्ट 10 मीटर का दे रखा है तो टोटल हाइट बता दो पिलर की क्या रहेगी। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ द होल, सेकंड पार्ट है 4/8 क्या होता है 1/2 ऑफ फर्स्ट। ठीक, तो आप क्या करो, यहां पे ये 4 है ये 2 है, क्योंकि इसका मुझे 1/4 का भी 1/2 पार्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं, प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूं अभी बताऊंगा, एलसीएम नहीं ले रहा मैं, प्रोडक्ट ले रहा हूं। प्रोडक्ट आया तो मेरे पास आया 8, तो मैंने मान लिया टोटल जो हाइट है ना मेरे पास पोल की, उसे 8x मान लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहले की हाइट कितनी हो जाएगी 1/4 ऑफ 8x, ये आ जाएगा 2x। सेकंड की क्या है 1/2 ऑफ फर्स्ट, तो इसका 1/2 करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास x। ठीक है, तो दोनों पोल की हाइट हो गई। तीसरे पोल की हाइट 10 दे रखी है, इन तीनों का सम टोटल कितना आएगा, टोटल पोल की हाइट है 8x। अब वापस मैं इसी चीज पे आता हूं कि मैंने इनका प्रोडक्ट क्यों लिया भाई, क्योंकि मेरे को पता है जो भी मैं टोटल वैल्यू निकालूंगा ना, ये टोटल वैल्यू लूंगा, पहले तो फर्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए 1/4 करना है तो 4 से कटेगा ये, और उसके बाद जब मैं फर्स्ट का 1/2 करूंगा तो दोबारा जो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी उसको तो 1/2 करना पड़ेगा। तो मैंने वो वैल्यू मानी जो इसे काटने के बाद इससे भी कट जाए, तो किससे 4 से भी कट जाए और उसके बाद पहले इससे कटे फिर इससे भी कट जाए, तो मैंने इसलिए 8 माना जिससे कि हम वैल्यूज में फंसे ना। ठीक है, पॉइंट में वगैरह वैल्यूज ना जाए। तो ये 3x किसके बराबर यहाँ पे घट जाएगा तो 5x इक्वल्स टू 10, और x का मान 10/5 कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर x 2 है तो टोटल 8x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, जब आपको ये x 8 का मल्टीपल दिख रहा था तब भी आपके दिमाग में थोड़े थोड़े चांसेस बनने लग गए होंगे शायद 8 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही है 16, तो वो हो सकता है, लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं है, हो सकता है x पॉइंट में आ जाता तो उस पर्टिकुलर केस में 16 ना आता मेरा आंसर। ठीक है, तो डायरेक्टली तुक्के लगाने की कोशिश मत करना, पूरा सोल्व कर लेना इस तरह के क्वेश्चन में। कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हाँ 100% मेरा आंसर इसका मल्टीपल होगा, कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार चांसेस हैं कि हाँ इसका मल्टीपल हो सकता है एज लॉन्ग एज x इंटीजर वैल्यू है। हमें तो नहीं पता था ना यहाँ पे सोल्व करके x इंटीजर वैल्यू आएगा। ठीक है, x मान लो पॉइंट में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाता 2.5 आ जाता x, तो उस केस में क्या आंसर हो जाता, आप कहते हैं सर 20 भी हो सकता है, फिर उस केस में तो 2.5 इंटू में 8। तो जब तक हमें नहीं पता x इंटीजर है क्या है, हम 100% श्योरिटी से अपना आंसर नहीं बता पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक आदमी और एक बॉय मिलके एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी की एफिशिएंसी m मान लो और बॉय की एफिशिएंसी b मान लो, तो दोनों साथ में मिलके कितने दिन में 24 दिन में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं। फिर कहता है अगर आखिरी के 6 दिन खाली आदमी काम करे तो क्या होंगे 26 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। तो हमें बताना है बॉय अकेला कितने दिन में करेगा। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, आप कहेंगे सर आदमी की एफिशिएंसी को m और बॉय की एफिशिएंसी को b मान लो, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, इनका एक दिन का काम आदमी का और बॉय का इतना हो गया, 24 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क इतना ही हो जाएगा। अब कहता है कि अगर आखिरी के 6 दिन क्या करे आदमी काम करे तो 26 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब बॉय ने कितना करा होगा, 26 में से 6 घटा दो, तो बॉय ने करा होगा 20 दिन काम, आदमी ने करा 26 दिन काम, और ये भी मेरा टोटल वर्क के बराबर हो गया। सोल्व करके हमें बताना है बॉय अकेला कितने टाइम में करेगा। तो इन दोनों को पहले इक्वेट कर दो आप कहेंगे सर 24 लड़कों में से 20 लड़कों को घटाया तो 4 लड़कों का काम किसके बराबर हो गया, 24 आदमी 26 आदमी, 2 आदमी के काम के बराबर। मैन रेशियो बॉय की एफिशिएंसी का कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 2:1 आ जाएगा काट के, आदमी की 2 है तो बॉय की 1 है, तो टोटल काम निकाल लो। अब टोटल काम कितना होगा, ठीक है, आदमी की 2 है बॉय की 1 है, तो 3 इंटू में 24 टोटल काम कितना हो गया 72 हो गया। एक लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, बॉय की एफिशिएंसी 1 हो गई, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या होता है टाइम, तो 72 ही मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये एक बेसिक अप्रोच है जो आपको पता होना चाहिए। और टाइम एंड वर्क क्या, ये वाली अप्रोच आपको पता तो ज्यादातर क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। एक ही अप्रोच सीखते हैं और एक एरो मेथड से हम करते हैं बस।
वो दोनों चीजें पता है तो कोई भी सवाल में आप फंसोगे नहीं, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलेंगे आगे। देखो क्वेश्चन में कहता है दो नंबर है, उनका HCF 15, एलसीएम इतना, अगर एक नंबर इतना तो दूसरा नंबर बता दो। हम पढ़ते हैं नंबर 1 इंटू में नंबर 2, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है दो नंबर्स के केस में। 3 नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होता, तो ध्यान से समझना, ये दो नंबर्स के में ही लागू होता है। तो अगर हम कहें एलसीएम है 15, सॉरी HCF है 15, एलसीएम है 6090, एक नंबर मेरे पास है 435, तो नीचे ले जाओ यहां से, और नंबर 2 के बराबर आ जाएगा। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। 4 ऑप्शन भी हमें दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं ऑप्शन की मदद लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। जैसे 15 से आप पहले से काटोगे तो मेरे पास 2 और 9 आ गया। अब देखो 2 और 9 यहाँ पे मिल गया तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म, क्योंकि 10 तो 29 से कटेगा नहीं, तो लास्ट में 0 आएगी, तो ये दोनों हट गए। 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 9 मिले, तो आप कहेंगे सर 1 से, तो इसके बाद वाली डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, तो यही आंसर हो सकता है, ये नहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ काटने की जरूरत नहीं है 6090 को 29 से, आप वैसी ऑप्शन की मदद से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, देखो अनीशा ने क्या करा, एक टीवी परचेज करा 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता हूं अनीशा का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल सेलिंग प्राइस, ये पड़ा होगा। ठीक है, नीचे ले जाऊं तो जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो ये रहा होगा, ऐसा कुछ दे रखा है। इसे बेचा जाता है 4% ज्यादा में इनिशियल सेलिंग प्राइस के, तो इसके भी 4% ज्यादा में अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें बताना अनीशा का गेन परसेंट क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका 4% निकालना, 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा तो 0.2 बचेगा, तो यहाँ पे 0.2 इसमें ऐड कर दूं तो कितने का बेच रहे हैं, 5.2 का। कॉस्ट प्राइस ये था, इनिशियल सेलिंग प्राइस ये था, फाइनल सेलिंग प्राइस ये है, तो भाई अनीशा को कितने का फायदा हुआ, आप कहेंगे सर 1.2 का हुआ, कितने पे, 4 पे, कितने परसेंट हो गया, आप कहेंगे सर 10% होता है 0.4, और 0.4 में 3 से गुना करूंगा तो यह आएगा, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30% हो गया। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई गेन दिख रहा है मेरे को 1.2 का, कितने पे, 4 पे, इंटू में 100%, तब भी आपको सेम वैल्यू मिल जाती। ठीक है, नजरिए के ऊपर आप किस तरीके से चीजों को देख पा रहे हैं, देखते ही आपको वैसी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलें आगे, अब हम क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो कहता है सारे ओड नंबर्स का सम बता दो 0 से लेके 52 के बीच में, और यहाँ पे अगर बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन एंड एंड, तो 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 52 भी इंक्लूडेड नहीं है, हालांकि ये आपस में ओड है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, पहला नंबर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, और 52 से छोटा ओड नंबर 51। इन सब का हमें क्या बताना है, सम बताना है। क्या ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं, बिल्कुल है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने नंबर्स हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे आप ये बताओ। आप कहेंगे सर देखो अगर मैं 1 से लेके टोटल 50 तक सारे के सारे नंबर लेता, जिन्हें कंफ्यूजन होती है, बाकी नंबर ऑफ वैल्यूज निकालना भी बता दूंगा, तो आप कहते हैं सर 25 ही इसमें ओड आएंगे और 25 ही क्या आएंगे, इवन आएंगे। ये तो हमें समझ में आ रहा है। और ये क्या बनना, फालतू बढ़ गया, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर, 26, एक और बढ़ गया तो 26 नंबर हो गए ओड, तो 26 का स्क्वायर आएगा आंसर, और जो की वैल्यू होती है मेरे पास 676। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, आप कहेंगे सर पूरा बेसिक से फॉर्मूला लगा दो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है, कर लो आंसर। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैप कितने कितने का है, 2 2 का है, कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 2 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिवीजन करवा रहा हूं एक तरीके से आपकी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका। तो 51 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 25 प्लस 1 26। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है एपी में, ये होता है n अपॉन 2 a प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये कर लो, या फिर 2a प्लस n माइनस 1d, ये भी होता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से हम जो भी दे रखा उस हिसाब से कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमें पता है तो इजीली कर लेंगे। तो 26 भाग 2 इंटू में 1 प्लस 51। मैं डिटेल में आपको चीजें इसलिए करा रहा हूं कि एग्जाम में, क्योंकि एनटीपीसी में टाइम की दिक्कत नहीं रहती, कंसेप्ट पता होंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576।
ये कुछ ही सेकंड्स के क्वेश्चंस है, ये कंसेप्ट बताने में ही टाइम जा रहा है, बस ये मान के चलो। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पे बन जाते हैं 1512 कितने सालों में, 3 सालों में, और 4.5 सालों में ये बन जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे हमारे पास 1668। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। आप कहेंगे सर 3 साल का ब्याज इतना लगने के बाद अमाउंट बना इतना, 4.5 साल ब्याज लगने के बाद अमाउंट बना इतना, तो क्या हुआ होगा, 4.5 में से 3 को घटा दूं तो मैं कहूंगा 1.5 ईयर्स का ब्याज कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। 68 में से 12 को घटाओगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, 56 बचेगी। 16 में से 15 को घटाओगे तो 156 1.5 साल का ब्याज है। अगर आप 3 साल का ब्याज निकालना चाहो तो इनटू में 2 कर सकते हो, तो 3 साल का ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 312। तो अगर 3 साल का ब्याज इसमें घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल मिल जाएगा और ये वाली वैल्यू 1200 आ जाएगी। ये आ गया प्रिंसिपल। अब रेट परसेंट बताना है कि ब्याज की दर क्या, तो आपको 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज निकालना है, 3 से भाग दोगे तो ये आ गया 104। 104 इसका कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो हम कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज कितना, 104 भाग में प्रिंसिपल इनटू में 100%, यही तरीका है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, अब 4 से काट दोगे तो 26 और ये आ जाएगा 3, तो 26 भाग 3% इसी फॉर्म में दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा आपको। अब जैसे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल दे दिया, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें आंसर बताना है। जब भी इस तरीके का सवाल हो आप बेसिक से तो कर ही सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम से कैसे कर सकते हैं, ये इसलिए कर सकते हैं आपको क्योंकि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी वैल्यूज दे रखे हैं डायरेक्टली। तो बेसिक से करना हो तो आप कहेंगे सर 19 इंटू में 9 171 प्लस 310 प्लस में 32 इंटू में 11 352, शायद यही आएगा। डिवाइडेड बाय इसको 2 से गुना कर दूंगा तो 0.5 हो गया, ये 460 6.5 माइनस में 50, माइनस 50 करूंगा तो 615 हो जाएगा। इन सब का सम करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 52 62 और यहाँ पे 33, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 7 और 1 8। आप देखेंगे इसका ये 2 गुना है तो आंसर आ गया 2। ये डायरेक्टली हो गया बेसिक से, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन एग्जामिनर ने दी नहीं। हालांकि इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मुश्किल हम बना देते तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑप्शन की मदद से आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम से कैसे करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का निकाल दो। हमें पता है जब डिनोमिनेटर में अगर 3 6 9 या 3 का कोई मल्टीपल बचता है तो डिजिटल सम हम नहीं लगाते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर का डिजिटल सम देखो कि क्या आ रहा है। 2 + 3 + 3 8 10 और 5 15 15 2 जा 30 30 माइनस 50 तो 0, इस 30 का डिजिटल सम 3, 55 का डिजिटल सम 5, 3 माइनस 5 क्या आया -2। जब नेगेटिव में चला जाए तो हम कहते हैं इसमें +9 जोड़ दो डिजिटल सम निकालने के लिए, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 7। तो डिनोमिनेटर में आ गया 7। न्यूमरेटर का निकालो, 9 का मल्टीपल है तो डिजिटल सम वैसे ही 0 हो जाता है। 3 और 1 4, 4 इंटू में 1 4 और यहाँ पे 3 और 2 5, 1 और 1 2, 5 इंटू 2 10, 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पे मेरे पास डिजिटल सम क्या बना 4 + 1, ये बचा 5, ठीक है, ये आया। अब जब डिनोमिनेटर में 7 होता है तो हम क्या करते हैं डिजिटल सम को सोल्व करने के लिए, आप कहते हैं सर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि नीचे डिजिटल सम हमारा टारगेट होता है नीचे 1 बन जाए। तो 28 होता है, जिससे कि ये 2 + 8 0 सॉरी 10, जिसका डिजिटल सम आएगा 1। तो ये नीचे वाला एलिमिनेट हो जाता है और 5 इंटू 4 हो गया 20 मेरे पास। 20 का डिजिटल सम निकालूंगा 2 + 0 2। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला गया होगा आप लोगों के लिए जिसने डिजिटल सम अच्छे से नहीं पढ़ रखा। बाकी ये अप्रोच रहती है, बहुत मुश्किल सवाल हो तो यूज करेंगे, अदरवाइज बेसिक से करने वाला सवाल था ये। सारी अप्रोचेस मैं आपसे डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। कहता है कि ये स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ कौन सी सही है कौन सी नहीं। कहता है पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमें, अगर एक ट्राइंगल दे रखा है और एक लाइन सेगमेंट वर्टेक्स से बनाई जाए और अपोजिट साइड को क्या करें मिड पॉइंट तक बनाई जाए तो ये मीडियन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल हो
और उस पे इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे के मिड पॉइंट पे अगर ये टच हो जाए तो ये क्या कहलाती है, मेरी माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहता है कि सेंट्रोइड जो होता है 2:1 में स्प्लिट करता है। हमें पता है जहां मीडियंस टकराती हैं एक ट्राइंगल के अंदर वो क्या होता है, मेरा पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड, केंद्रक, और सेंट्रोइड क्या करता है 2:1 में माध्यिका को स्प्लिट करता है। तो ये चीज हमने पढ़ रखी है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो हाइट है ना वो बेस के डबल है। तो हमें बताना है कि अगर पैरेललोग्राम का एरिया इतना है तो एल्टीट्यूड कितनी होगी। अगर एल्टीट्यूड बना दो ना तो कुछ इस तरीके की हाइट कहलाती है, और ये होता है मेरा बेस। हाइट क्या है, बेस की डबल है, तो मैं कह सकता हूं बेस क्या हो जाएगा, हाइट का आधा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू में हाइट, तो मैं कहूंगा एरिया क्या हो जाएगा, हाइट है, और बेस क्या हो जाएगा, हाइट बाय 2, क्योंकि हमें हाइट निकालना है इसलिए हाइट की फॉर्म में ले रहा हूं। और ये 288 के बराबर हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हाइट स्क्वायर किसके बराबर, 576, और हाइट का मान कितना, ये तो 24 का स्क्वायर है, तो 24। क्वेश्चन खत्म। ठीक, फॉर्म पैरेललोग्राम के एरिया के बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कहता है कि विकास अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है। सैलरी बढ़ी 25% से, एक्सपेंस बढ़ा 15% से, तो बताओ इंक्रीज इन सेविंग क्या होगा। हमें पता है इनकम होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मैं मान लेता हूं उसकी कमाई कितनी है, 100 है, खर्च कितना कर देता है 80%, तो 80 कर दिया, 100 में 80 घटा दूंगा तो सेविंग कितनी हो गई, 20 हो गई। अब कहता है वो कि इनकम बढ़ गई 25 से 25%, तो इसका 25% कितना होगा, 25। हमारे पास जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया 15% से, तो 15% इसका निकालूंगा, 15 इंटू में 8, 120 भाग 10, 12, तो एक्सपेंस हो गया इतना। तो सेविंग क्या हो गया, आप कहेंगे सर इनकम जो बढ़ी उसमें से जो एक्सपेंस बढ़ा उसे घटा दो, तो ये वाली वैल्यू आ गई 13। तो मेरी सेविंग पहले 20 थी, कितनी बढ़ गई, अब 13 बढ़ गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई, तो 13 20 का कितना प्रतिशत है ये बता दो। तो आप कहेंगे सर 13 भाग 20 गुना में 100%, तो 13 इंटू में 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 65%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, चले आगे, सिंपल था। अगला सवाल कहता है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास जिसकी हाइपोटेनियस हमें 8 दे रखी है, तो हमें बताना है एरिया। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है कि भाई अगर हाइपोटेनियस दे रखी हो तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो ये सुन लो, एरिया होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 4, 64 बाय 4, 16 मेरा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। साइड वगैरह निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे निकाला, ये फॉर्मूला भी कैसे बना मैं आपको बता देता हूं जो लोग समझना चाहते हैं। देखो आपने स्क्वायर पढ़ रखा है, अगर मेरे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये 90 है, इसी को अगर मैं कॉपी करके ऊपर चिपका दूं तो ये मेरा ये वाली साइड फिर से इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये 90 डिग्री, क्या ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा। हमें पता है स्क्वायर में क्या होता है, एरिया होता है डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और हमें तो अब इसका क्या चाहिए, आधा चाहिए। तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ आ गई। तो छोटी छोटी चीजें बस दिमाग यूज कर लो तो थोड़ा टाइम बचा लोगे एग्जामिनेशन में। ये वाला सवाल बढ़िया सवाल है प्रोबेबिलिटी का जो एग्जाम में पूछा गया था। कहता है कि हमारे पास दो इंटीजर्स हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए पहले 11 नेचुरल नंबर में से। तो पहले 11 नेचुरल नंबर क्या आएंगे, 1 से लेके 11 तक जाएंगे, इनमें से दो नंबर सिलेक्ट करें। कहता है कि अगर दोनों नंबर का सम हमारे पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो हमें बता दो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों नंबर ओड होंगे। ठीक, अब देखो दो नंबर जब हमें चूज करने हैं ना, तो जब भी इस तरह की चूज वाली बात आती है तो ऐसा नहीं होता कि मैंने एक नंबर 11 ले लिया और दूसरा नंबर भी मैं 11 ले लूंगा। नहीं, चूज का मतलब ये होता है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर आपको चूज करने पड़ेंगे। ये ऑटोमेटिकली मान के चलना कि दो अलग अलग नंबर हमें चूज करना है, कि एक बार पहले कुछ कर लिया फिर रिमेनिंग में से एक चूज कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजें चलने वाली हैं। अब हमने जो चूज करे ना दोनों नंबर, उनका सम क्या आ रहा है मेरे पास, इवन। तो भाई किस किस तरीके से सम इवन बन सकता है। आप कहेंगे सर या तो ओड को ओड में, ओड नंबर को ओड में जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, जैसे 1 को 3 में जोड़ा तो इवन बनता है। इवन को इवन में जोड़ेंगे, जैसे कि 2 में 4 जोड़ दिया तो भी इवन बनता है। लेकिन अगर मैं ओड को इवन में या इवन को ओड में जोड़ूंगा तो उस केस में ओड बनता है।
तो हमें कौन से केसेस लेने हैं, या तो ओड और इवन और इवन, तभी मेरे को इवन रिजल्ट मिलेगा सम में, और हमें इवन रिजल्ट ही चाहिए, तो ये केसेस देखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मेरे को ओड नंबर्स को यूज करके दोनों को क्या बनाना है, इवन सम बनाना है, तो ओड नंबर्स कितने हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास टोटल ओड नंबर्स हैं 1 से लेके 11 तक, 1 3 5 7 9 और 11, टोटल कितने हो गए मेरे पास 6 नंबर हो गए। इवन की बात करूंगा, इवन नंबर्स कितने हैं 2 4 6 8 10 5 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मेरे को दोनों ओड नंबर्स को यूज करके बनाना है तो मेरे कितने केसेस बनेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 6 ओड नंबर्स हैं, कितने चूज करने हैं 2 चूज करने हैं, तो मेरा 6C2 ये रिक्वायरमेंट है। टोटल केसेस कितने होंगे इवन नंबर्स के, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास या तो टोटल दोनों के दोनों ओड से बनेगा या फिर दोनों के दोनों इवन से, तो यहाँ पे 5 है तो 5C2। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, हमें जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ये और टोटल आउटकम्स, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये उस टाइप का केस है जिसमें एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और उसमें से एक दूसरे इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी बतानी है। तो जो चीज हो चुकी है वो मेरी टोटल आउटकम्स में हम मान लेते हैं, और जो इसमें से हमें पर्टिकुलर केस निकालना है तो वो फेवरेबल आउटकम्स में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 6C2 क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। नीचे सोल्व करूंगा तो अगेन मेरे पास क्या आएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल इनटू में 2 है तो 2 फैक्टोरियल तो एज इट इज, और 5 - 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। अब देखो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उसे इन चीजों में टाइम नहीं लगता सोल्व करने में। आप यहाँ पे डायरेक्टली कहेंगे भाई 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो, ये होगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से काटूंगा 6 को तो 3 इंटू में 5 कितना आ गया 15, ऊपर तो आ गया 15। नीचे सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 15 ही है मेरे पास, और इधर सोल्व करूंगा तो 5 को ब्रेक करूंगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 4 को काटूंगा तो 2, 5 इंटू में 2 बचेगा 10, तो ये 15/25 आया, जिसे मैं 5 से काट दूंगा तो 3/5। ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को कैसे करना है इस तरीके के सवाल को? आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, प्रोबेबिलिटी के बढ़िया सवाल आते हैं, और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, चैनल पे वीडियोज मिल जाएंगी, वो आप जरूर देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, मेरे पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर बता दो जिसे अगर मैं 5 6 8 9 और 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिले, और ये नंबर मेरा कंप्लीटली 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक तो होता भाई सीधा तरीका बेसिक से लग जाओ सोल्व करने, एक होता भाई ऑप्शन की मदद लो और फटाफट से उड़ा दो। मेरे को क्या दे रखा है, इन चारों नंबर से डिवाइड होके भाई क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और किससे डिविजिबल होना चाहिए 13 से। पहले तो मैं ये देख लेता हूं सबसे आसान क्या है, 13 से डिवाइड करना आसान है क्या, नहीं है। पहले इन चारों से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो भाई इन सब में भी सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल किसका है, 5 का है। आप कहोगे सर 5 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको लास्ट डिजिट डिवाइड करनी है बस, और रिमाइंडर निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे ये नंबर है 7 को 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। 0 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 0, 4 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 4, और 1 को डिवाइड करूंगा 5 से रिमाइंडर आएगा 1। हमें 1 रिमाइंडर चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। क्वेश्चन में आगे कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। बाकी बेसिक से आप करना चाहो तो बेसिक का अप्रोच मैं बता देता हूं कि भाई आपको वो सारे नंबर जो इन सबसे डिवाइड होकर रिमाइंडर बनते वो क्या होंगे। आप कहेंगे सर इनका एलसीएम निकाल लो। पहले तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, जैसे 5 तो ऐसे ही है, ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 2 × 3 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया, और मेरे पास 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2। आप देखेंगे 2 3 की फॉर्म में चल रहा है, एक तो 5 को एज इट इज ले लिया मैंने 5, फिर यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है मेरे पास 2 है, तो 9 8 जा 72, 5 जा 360। आप कहेंगे जो नंबर होगा 360 एलसीएम आया, और इसमें 1 जोड़ना है तो रिमाइंडर मेरे पास, क्योंकि ये इन सब से कट जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसमें किसी n से मल्टीप्लाई भी कर दो, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर दो, तब भी ये पूरा डिवाइड होके इन सभी नंबर से रिमाइंडर 0 देगा, और +1 करते ही मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मेरा जो नंबर होगा ना उसकी फॉर्म क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। अगर नंबर की फॉर्म मेरी इस तरीके से है
और ये 13 से भी मेरे को डिविजिबल बनाना है, तो हमें देखना है n की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस नंबर को 13 से अगर मेरे को डिवाइड करना है तो आप देखो रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे 360 है, 360 को 13 से काटना स्टार्ट करूंगा तो 2 जा 26, फिर 100 बचेगा, फिर 7 जा जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 9। तो आप कहेंगे सर n का ऐसा मान रखो मिनिमम कि भाई मेरे पास इसमें n रखने के बाद, वो वैल्यू रखने के बाद कि 9 में n से मल्टीप्लाई करूं और +1 करूं तो मेरा 13 से कट जाए। वैसे तो आपको 13 का टेबल पता ही है कि भाई मेरे पास एक 91 नंबर होता है, n को 10 रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे 91 और 13 से कट जाएगा। बाकी आप ऑप्शन की मदद लो, ऐसे में भी पूरा करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर 360 इंटू में n+1 है, अब ये 336 के मल्टीपल में ही दिख रहा है ना, 3600 से थोड़े से ऊपर है। तो बेसिकली हमें पता है कि 360 में लगभग किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शंस भी देख लूं कि भाई लगभग 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे पास ये 3600 की रेंज में कुछ वैल्यू आएगी। तो आप कहेंगे सर n का मान 10 ही होगा और मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 3601। ये वो वैल्यू 13 से भी डिविजिबल और इन सबसे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। अगला सवाल मेरे पास अलजेब्रा का सवाल है, ये दे रखा है मुझे और मेरे को बताना है a³ + b³। हालांकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है और फिर सोल्व करके बताना। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, कई बार ना हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है। जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे b- a इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ab - a² और इक्वल्स टू b²। और अगर आप इधर ले जाएं सारा का सारा तो आप कहेंगे सर a² + b² और ये माइनस का ab ये 0 के बराबर। इतना करते ही आपको समझ में आ गया भाई a³ + b³ क्या होता है। ये तो होता है a + b और इंटू में a² + b² - ab। और अगर ये 0 बन गया मेरा तो ये तो पूरा 0 भी बनेगा, तो आंसर आ गया 0, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर। अगर आप वैल्यू पुटिंग भी इसमें करने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ी सी तकलीफ देगा ये। क्यों तकलीफ देगा थोड़ी सी, क्योंकि जैसे आप इसे सोल्व करने जाएंगे यहाँ पे तो a का मान आपने कुछ भी रख लिया या b का मान, तो आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट भी करो तो चलो b का मान कुछ भी कर लेंगे, वैल्यू पुटिंग से करके देखते हैं कि इजीली हो रहा है या नहीं। मान लो मेरे पास ये था तो मैं b को कर देता हूँ 1 सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर b को मैंने 1 कर दिया तो a 1/(1 - a) ये बन गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आएगी, फिर तो सिंप्लीफाई करके आपको a का मान निकालना पड़ेगा और तब जाके आप a का जो मान निकालेंगे वो रखेंगे और आपका आंसर मिलेगा। और हो सकता है a का मान ऐसा है कॉम्प्लेक्स वैल्यू में चला जाए। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं हम, अवॉइड करते हैं वैल्यू पुटिंग को, ठीक है। वरना एक अप्रोच ये हो सकती थी, ये आता 1 - a और डिवाइडेड बाय 1/a, और आप इस पर्टिकुलर केस में कहते हैं कि ये -a को उधर ले गया तो 1 = a + 1/a। अब हमारे पास हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a + 1/a। 1 कब होता है, जब a का क्यूब मेरे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है ना। ये पढ़ रखा, अगर ये कंसेप्ट भी नहीं पता तो फिर तो आप फंस जाओगे इसमें। और ये कंसेप्ट अगर आपको पता है a³ -1 आया और b मैंने 1 रखा था तो 1, इन सब का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। मुश्किल है वैल्यू पुटिंग, बेसिक से ज्यादा आसान था ये सवाल। अगला सवाल मेरे पास कहता है कि 2 नंबर हैं, 9:11 है। अगर 4 को दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रेशियो बन जाता है मेरे पास 7:9। तो हमें इन दोनों नंबर का सम बताना है। भाई नंबर है ना, नंबर हमेशा इंटीजर ही होते हैं। तो अगर दोनों नंबर का सम मुझे बताना है तो 9 + 11 ये हो गया 20। 20 का मल्टीपल आंसर होगा ही होगा। 4 ऑप्शन में 20 का भाई एक ही मल्टीपल दिख रहा है, डेट इज 40। तो यही आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। कहता है दोनों नंबरों में हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रेशियो आ रहा है। यहाँ पे रेशियो में कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, 9 से 7 पे जाने के लिए 2। यहाँ पे कितना कर रहा हूं, 2। रेशियो ऑलरेडी मेंटेन्ड है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अलग अलग वैल्यू आती तो रेशियो मेंटेन करना पड़ता। तो आप कहेंगे सर 2 रेशियो ही मेरा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो एक रेशियो मेरा 2 के बराबर हो गया, तो 20 इंटू में तो ये हो गया 40। क्वेश्चन हो गया खत्म, डन। अब देखो ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे ए और यहाँ पे क्या कर रखा है, ये प्लस का सिंबल दे रखा है और यहाँ पे सर्कल लगा रखा है और ये इसके बराबर है। तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा। देखो इस सिंबल का मतलब क्या है कि ये एक ऑपरेशन है कि जब ये ऑपरेशन करेंगे ए और बी के अंदर तो क्या होगा, पहले ए में से बी को घटाओ, फिर +1/√a भी आएगा, फिर प्लस रूट में a/b। ये पूरा का पूरा हमें करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे देखो a की जगह क्या रखना है आपको 0.9, b की जगह क्या रखना है 0.1, प्लस 1/√में 0.9 इंटू में 0.1 है,
फिर प्लस रूट में 0.9 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट पॉइंट हट गया, 9 की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पे 0.09 आएगा तो बाहर निकलेगा 0.3, और यहाँ पे मेरे पास 0.8 आएगा। गलती नहीं करनी, गलती यहाँ पे करते टाइम सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा लूंगा तो भाई ये 10 बन गया, यहाँ पे भी पॉइंट हटा लूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, 10 बन गई। आप चाहो तो यहाँ पे देखो 3 और 10 मुझे मिल रहा है ना, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे देखो 8 और 10 को काट सकता हूं, लेकिन ऑप्शन पे नजर जाएगी तो मेरे को दिख रहा है 30 30 ऐसे दे रखा है, और यहाँ पे भी मैंने पूरा काट के नहीं दिखा रखा, तो मैं 30 ही बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 30 बनाने की कोशिश करूंगा तो एलसीएम ले लिया 30, 3 इंटू में 8 24 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, 30 इंटू में 3 90 हो गया, तो ये कितना बन गया 214 डिवाइडेड बाई 30, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है एक ट्राइंगल एबीसी जो राइट एंगल एट सी है और ए बी के बराबर है, तो आप वैल्यू बता दो साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी। भाई अगर ए बी के बराबर है तो कुछ भी नहीं करना, साइन ए और बी को भी क्या लिख दूं, ए लिख दूं, और यहाँ पे कोस बी को भी ए लिख दूं, तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमसे पूछा है, ये तो 1 होता है, आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है ना। तो क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ सोल्व नहीं करना, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना। अगला सवाल मेरे पास क्या था, लार्जेस्ट नंबर बता दो जिसे अगर मैं इन तीनों नंबर को डिवाइड करूं जिससे, तो हर केस में रिमाइंडर सेम है। इस केस में क्या करते हैं हम, अगर 3 नंबर्स हो और वो लार्जेस्ट नंबर बताना हो जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर बाकी के दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, फिर उन दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का वही वैल्यू होती है जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देता है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले मैंने पहले के 2 नंबर पकड़े, 39 ये है मेरे पास, तो हमारे पास यहाँ पे 39 में से अगर 70 को घटाऊंगा तो 139 में 70 को घटाया तो 69 बचा, 1 हटा देंगे यहाँ से, 36 में से 22 को घटाऊंगा तो 14, तो डिफरेंस आया ये। अब आगे हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे फिर एचसीएफ, लेकिन जैसे मैं ऑप्शंस पे देखता हूं तो ये 1469 आया, और इसी रेंज में हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं सारे के सारे। तो भाई 1469 यहाँ पे ऑप्शन में डायरेक्टली दिख रहा है और बाकी ऑप्शन इसके आसपास हैं, तो भाई इसका जो फैक्टर होगा 1469 या इससे कोई छोटा, एचसीएफ क्या होगा, या तो यही होगा या इससे कोई छोटा नंबर होगा, और इससे मिनिमम 2 से 3 से किसी से काट के आएगा, तो और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यही आंसर आएगा, बाकी 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, और फिर उससे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे वैल्यूज देख के लग रहा है वो इसका डबल ही होगा, और वो वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे 78, सिर्फ 78 कह रहा हूं, 38 सॉरी, 2938 लगभग इनका डिफरेंस आएगा जहां तक है। और ये क्या है, इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा, ये इसका क्या है, डबल है, तो एचसीएफ आ जाएगा 1469। अगला सवाल देखो, अलजेब्रा का बहुत कॉमन क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे सभी एग्जाम से बार बार पूछा जाता है। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, एबीसी दे रखा है, एबी प्लस बीसी प्लस सी दे रखा है। हमसे पूछ रखा है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बता दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, इसमें -3abc कर दूं तो ये रिजल्ट आता है। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। सोल्व करके आंसर बताना है हमें, तो क्या वैल्यू आएगी। आप कहेंगे सर इसे तो फिलहाल x मान लेता हूं, ये 3abc को उधर ले जाऊंगा, 3abc क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 168 यही बनेगा, प्लस का हो गया इधर। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 17 है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 17 स्क्वायर माइनस 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, मतलब 94। यही मेरे को वैल्यू बतानी है ना। अब देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, कोई डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं है, तो हमें ये पता है कि भाई सिंगल इंटीजर वैल्यू में आंसर आएगा, तो यूनिट डिजिट से कर लो ना, ज्यादा मेहनत क्यों करनी है इस क्वेश्चन में हमें। आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49, 9, 3 4 जा 12, यूनिट डिजिट 2, 9 में से 2 घटाऊंगा 7, 7 में 7 करूंगा यूनिट डिजिट 9, प्लस में यहाँ पे 3 इंटू में 8 कितना होता है 24, यूनिट डिजिट 4, 9 प्लस 4 13, यूनिट डिजिट कितनी 3 किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे पास कहता है एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एम क्या है, एक पॉइंट है बीसी पे सच दैट एम इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है,
तो हमें बताना है कि भाई BM बाई AB क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, जब भी आपको एक ट्राइंगल में 3 कोण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे देना ABC, तो जो मिडल वाला कोण होता है ना भाई, ये 60 डिग्री होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। क्यों 60 डिग्री होता है, इसके पीछे रीजन है। आपको पता है तीनों कोणों का योग क्या होगा मेरे पास, तीनों कोणों का योग होगा मेरे पास 180 डिग्री, है ना। आप कहेंगे सर A प्लस B प्लस C, ये कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूं, तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं क्या मान लूं, से K मान लूं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो ये आप कहेंगे सर ये होगा K प्लस D, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो ये होगा K प्लस 2D, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगाया है। इन तीनों का सम कितना आ गया मेरे पास 180। आप देखेंगे K प्लस ये 3K और 3D, 3K प्लस D मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा, ये 180 के बराबर, तो मेरे पास K प्लस D क्या आ गया, ये हो गया मेरे पास 60 के बराबर। K प्लस D क्या है, मिडल वैल्यू, है ना। तो मिडल वैल्यू हमेशा क्या होगी मेरे पास, 60 डिग्री होगी। तो ये एंगल 60 देखते ही आपको करना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मान के चलना मिडल वैल्यू 60 ही होगी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर है ट्राइंगल के, तीनों एंगल है, तो हमें बता दो ट्राइंगल का एक मान कौन सा होगा ही होगा, तो आप कहेंगे सर एक मान उसका 60 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। अब हमें बताना है ये BM डिवाइडेड बाय AM, तो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, ये 90 डिग्री है इस ट्राइंगल के अंदर, तो आप कहेंगे सर cos 60 होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस ये होता है 1/2, क्वेश्चन हो गया खत्म, यही आंसर है। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में क्या करती है, ये स्पीड अपनी 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देती है, 470 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे सर पहले घंटे में कितना जाएगी, 40 किलोमीटर, अगले घंटे में क्या होगा, अगले क्या स्पीड 20 से बढ़ा दी तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, इसका मतलब क्या है, एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, तो दूसरे घंटे में 60, फिर तीसरे घंटे में फिर 20 बढ़ जाएगी, फिर 80, ऐसे ही चलता रहेगा कारवा। और हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, हमें डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पे 470, तो हमें बताना कितना टाइम लगेगा। अब देखो टाइम, अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज लग रही है, मैं चाहूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के ट्राई कर सकता हूं इस क्वेश्चन को कि मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी जाएंगी मेरी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में 4.5 है, 5.5 है, 6 है और 6.5, क्या ये वैल्यूज बहुत छोटी छोटी हैं, 4 5 6 तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ ना डायरेक्टली, कोई टाइम थोड़ी लगेगा उसमें, छोटी छोटी वैल्यूज है, और उसमें भी हमें ये पता है कि भाई फिक्स्ड n का मान ना, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाते हैं तो हम जब मान के चलते हैं n एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, और यहाँ पे हमें ये पता है कि भाई ये फिक्स्ड वैल्यू तो मिलने से रही या डाउटफुल है, क्योंकि 30 मिनट्स में भी चीजें जा रही है, मतलब 0.5 के बीच में आ सकता है, इनका मान कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से ट्राई करके देखेंगे, पहले मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूं कि क्योंकि 6 तक ही जा रहा है ना डायरेक्टली, 6 6.5, तो इतना तो हम ऐड कर सकते हैं। देखो 40 60 80, आगे बढ़ूंगा मैं इसमें तो क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर फिर 100 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, फिर 140 आ जाएगा, फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो सम करते हुए चलो 100 180 280 400, यहां तक 5 घंटे में कितना डिस्टेंस हो गया, 400 हो गया, और उसके अगले घंटे में कितना हो रहा है 140, ठीक है। हमें कितना करना है 470, कितना करना है हमें, 5 घंटे के बाद 70 किलोमीटर और जाना है, एक घंटे में 140 कवर होगा, तो 70 कितने में होगा, 70 भाग 140, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2 आर। तो हमें कितना टाइम लग गया, 5 घंटे अलग लग रहे थे और आधा घंटा और लग गया हमें, तो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का मतलब 5 घंटे 30 मिनट। क्लियर, इस तरीके से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर होता हुआ दिखेगा। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो मैं मान लेता हूं, देखो नंबर ऑफ आर जो लगेंगे n, 2a प्लस n माइनस 1d होगा, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 2a हो जाएगा, 40 इंटू में 280 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 20 का, और ये सम करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 470। इसमें देखो तकलीफ बस इतनी सी है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा n की कौन सी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें क्योंकि हमारे पास एक फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू भी नहीं आती, जनरली जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के लिए, तो हम मान के चलते हैं एक फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू हो हमारे पास, ठीक है। तो आप इसमें n का, या तो आप ये देखिए कि कौन सी वैल्यू से कम पे, कौन सी वैल्यू ऐसी होगी n की जिसपे जो वैल्यू है इससे छोटी है इससे बड़ी होगी, वो n का मान आपने रफली अप्रोक्सीमेटली निकाला, फिर उससे आपने खुद वेरिफिकेशन करके आगे की चीजों को ट्राई किया,
ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बेटर है आप बेसिक से इस तरह के सवालों को ऐसे करें। कहता है पिताजी जो है एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और उनका जो बेटा है वो काम को 7 दिन में कर सकता है। ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं जिसमें काम की शुरुआत पिताजी करेंगे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन, जब भी हमें टोटल टाइम दे रखा हो तो हम कहेंगे टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 56। फादर की एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम ये हो जाएगी 7 और सन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8। अब देखो ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं ना, तो पहले पिताजी ने करा, ठीक है, फिर बेटे की बारी आएगी, फिर बेटा करेगा, फिर पिताजी करेंगे, फिर बेटा, ऐसे चल रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 जमा 8 15। अब यही साइकिल मेरी चलती रहेगी। अब 15 का वो मल्टीपल ढूंढ लो जो इससे छोटा हो, तो आप कहेंगे सर कितनी साइकिल्स लगेंगी। ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है मेरा, 15 काम हो रहा है। 4 कर दूंगा तो 60 हो जाएगा काम। 4 से गुना नहीं कर सकते, 3 से कर दो, इंटू में 3। मैं कहूंगा यहाँ पे 6 दिन में कितना काम हो गया मेरा, 45 हो गया। तो कंप्लीट साइकिल्स हो रही है। अब किसकी बारी आएगी, पिताजी की बारी आएगी काम करने की। 45 काम हो चुका है, कितना काम बचा है 6 दिन के बाद मेरे पास यहाँ पे बचा है 11 काम। पिताजी आएंगे 7 काम करके चले जाएंगे, तो अगले दिन में कितना हो गया 7 काम हो गया, अगले एक दिन में तो बचा कितना काम 4। अब बारी आएगी बेटे की, 4 काम बेटा कितने दिन में करेगा, एक दिन में करता है 8 काम, तो 4 काम करने में 4 भाग 8 ये लगेगा आधा दिन और। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, टोटल टाइम कितना लग गया 6 जमा 1 7 और आधा 7.5। ठीक, चारों ऑप्शन वैसे भी ऐसे दे रखे थे, जैसे आप 7 से आगे बढ़े तो आप दिख जाता 7 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर आएगा। अगला सवाल कहता है एक नंबर है, मैं मान लेता हूं वो है x, उसमें हमने क्या करा 7 को ऐड कर दिया, जो वैल्यू बनी इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 5 से, और जो प्रोडक्ट अब बना इसे हमने डिवाइड कर दिया 9 से। अब 9 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बना मेरे पास, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो बना यहाँ पे 12। देखो जो क्वोशिएंट सो ऑब्टेन्ड लिखा है ना, ये मत सोचना कि यहाँ पे क्वोशिएंट सो ऑब्टेन्ड लिखा है तो कुछ रिमाइंडर भी आएगा, खाली क्वोशिएंट की बात की गई है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा और मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्वोशिएंट आएगी, तो ये क्वोशिएंट ही है आपका। ठीक, अब इसे सोल्व करके हमें नंबर का मान बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। सिंपल है, 3 इधर जाके ऐड होगा 15 इंटू में 9 कर देंगे और ये 5 नीचे आ जाएगा, 15 इंटू में 9 भाग 5 और ये आ जाएगा x प्लस 7 के बराबर। 5 से काटूंगा 3, 27 माइनस 7, x आ गया 20। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है कि क्या होगा। देखो कोट 19 बाहर दे रखा है, कोट 71, कोस स्क्वायर 10 71, कुछ चीजें ऐसी दे रखी है 71 69, देखो अजीब अजीब एंगल दे रखे हैं, तो हमें पता कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, 71 और 19 को देख के आपको ये चीज दिख रही है 71 प्लस 19 कितना होता है 90 होता है। ऐसे अगर 69 को देखेंगे आप, 69 प्लस 21 कितना होता है 90 होता है। जब कहीं भी दो वैल्यूज का सम 90 के आसपास जा रहा हो तो हमें पता है a प्लस बी इक्वल टू 90 वाली प्रॉपर्टीज लगती हैं, और a प्लस बी इक्वल टू 90 वाली प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा देता हूं। a प्लस बी अगर मेरे पास 90 हो तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं, आप कहेंगे सर 10a इंटू 10b ये मेरा 1 के बराबर हो जाता है। कोट a इंटू कोट b ये भी 1 के बराबर हो जाता है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b ये भी 1 के बराबर हो जाता है। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b ये भी 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर a प्लस बी 90 है तो b का मान निकालना है, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस a, जैसे यहाँ पे 90 माइनस a रखेंगे 10 90 माइनस a क्या हो जाएगा कोट a, 10a इंटू कोट a क्या होता है 1, तो ये सारी चीजें हमारी 1 बनती है, इस तरीके से पुट करके निकाल सकते हैं। अगर ये चीजें पता है तो क्वेश्चन खत्म है। मेरे पास कोट 90 है, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो कोट 90 इंटू कोट 71, 19 प्लस 71 सम 90 बन जाएगा, तो मेरे पास ये दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास इधर बचेगा सिर्फ कोस स्क्वायर कितना 21 प्लस में 1 अपॉन में 1071 सेक स्क्वायर ये। कोट 19 को अगर 10 में कन्वर्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर 10 90 माइनस 19 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 1071 और ये सेक स्क्वायर 69 है। ठीक है, सेक को मेरे पास अगर कन्वर्ट करना है
तो 1/cos लिख सकता हूं, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं इनटू में 1/cos स्क्वायर 69। आप देखेंगे 1071 कट गया, cos स्क्वायर 69 उधर चला गया, cos स्क्वायर 21 प्लस cos स्क्वायर 69 क्या होगा, 21 प्लस 69 क्या बन गया 90। यही तो बताया a प्लस बी अगर 90 हो तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, आज की क्लास का आखिरी सवाल कहता है कि एक आदमी क्या करता है, 3 स्कीम में पैसा लगाता है, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए। 10%, 12% और 15% की ब्याज दर पे पैसा लगाया जाता है और हर स्कीम के कंप्लीट होने के बाद उसे सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें बताना है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर इंटरेस्ट सेम मिलता है। अगर मान लो उसने क्या पैसा लगाया, ए, बी और सी, ये इन्वेस्टमेंट उसने करी, ठीक है, और उसे अमाउंट अगर इतने टाइम के बाद क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो हम कहेंगे जो उसकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो किस तरीके से होता है, वो होता है 1/r1 इंटू में T1, 1/r2 इंटू में T2 और ये 1/r3 इंटू में T3। ये कब होता है, जब इंटरेस्ट सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। कई बार क्वेश्चन ऐसा कहता है कि अमाउंट सेम हो गया। अगर अमाउंट सेम की बात करें तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, ये मत कहना सर आपने मॉक में ये कराया है और एग्जाम में अमाउंट सेम वाला पूछ लिया और हमने गलत कर दी, सिली मिस्टेक कर दी। अमाउंट सेम अगर देता मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, तो हम कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो होगा 100 प्लस R1 T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 T2 रेशियो 1/100 प्लस R3 T3। तो यहां पे अगर हम सोल्व करेंगे तो R1 T1 कितना हो गया भाई, 6 इंटू में 10 है। फिर दूसरा है मेरे पास 10 इंटू में 10, नहीं 10 इंटू में 12, और तीसरा है मेरे पास 12 इंटू में 15। आप कहेंगे सर देखो ये 60 बनेगा, 120, 180, 60 से काट दूंगा तो ये 1, 2 एंड 3 आ रहा है। 1, 2, 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 6 रेशियो 3 रेशियो। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हैं, अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं, फॉर्मूले वगैरह क्लियर हैं। तो अभी यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, अलविदा लूंगा आपसे, जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।